दोस्तों नमस्कार। आंजना पटेल कैप्स परिवार की ओर से मैं सोनाराम आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में आंजना समाज के महान व्यक्तित्व के धनी श्रीमान मोहनलाल जी मालवीय का मैं राम एवं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आंजना पटेल कैप्स परिवार की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार मालवीय साहब। नमस्कार। दोस्तों हमारे बीच में आज अपने समाज के महान व्यक्तित्व के धनी श्रीमान मोहनलाल मालवीय जी, इसरो के महान वैज्ञानिक जो और आयना पटेल समाज के कैप्स परिवार के संगर जी आयना, उनका दुनियासर वालों की तरफ से भी मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं सभी दर्शकों के साथ मोहनलाल मालवीय जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मोहनलाल मालवीय जी, मैं आप दर्शकों के बारे में आप कुछ कहना चाहिए। सबको सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, प्रणाम। कैप्स परिवार ने एक अच्छी शुरुआत की कि फिजिकली ये थोड़ा इम्पॉसिबल है कि सब एक जगह मिले, तो आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम एक दूसरे से कांटेक्ट में आए, मार्गदर्शन करें, तो मुझे विचार अच्छा लगा। और जब उन्होंने मेरे पास ये प्रस्ताव किया तो मैं बहुत खुश हुआ और मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा उन्होंने ये क्या कहते प्रयास किया है, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और अभी कुछ लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं उनका हम सिलसिलेवार से जवाब देंगे। इसके जो प्रश्नोत्तरी कहें या जो इंटरव्यू कहें, जो भी कहें, उसके प्रारंभ में मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी उत्तर है ये मेरे अपने समझ के और मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है। हो सकता है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर से 100% संतुष्ट नहीं हो, लेकिन मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि जो भी मेरी समझ के अनुसार और मेरे जो अनुभव के आधार पर जो है मैं कोशिश करूंगा, ईमानदारी से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और जो संतुष्ट नहीं हो पाए उनको मैं प्रारंभ में ही माफी मांग लेता हूं। धन्यवाद। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो अपना ये कैप्स का एप्लीकेशन है वो समाज के लिए, समाज के हित के लिए जिस तरीके से कार्य कर रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। आज हमारे समाज के इस एप्स के जरिए से हमारे देश के हमारे भाई बंधु एक साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, सभी एक साथ एक गुट मनाते नजर आ रहे हैं और हमारे समाज में कम से कम 20 से 25 हजार लोगों ने ये एप्स डाउनलोड करके एक भाईचारे का जो परिचय दे रहे हैं। और इस एप्स के जरिए आप आगे इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। सर्वप्रथम तो जो कैप्स का जिसके भी मन में ये विचार आया कि इसकी शुरुआत की जाए, तो उनको मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या जो समाज की जरूरत है उसके साथ कदम से कदम मिलाने वाला प्रयास है। आज हर जगह हम एप्स की बात करते हैं, हर चीज में एप्स है, तो बहुत ही खुशी की बात है कि जब एप्स का जन्म हुआ उसके साथ साथ हमारे समाज की एप्स का भी एक जन्म हुआ। अब बात यह है कि समाज की ऐप से क्या फायदे हैं, ये तो सबको पता ही है कि आज हर देश के हर कोने में कहां क्या हो रहा है उसको हम समाज की इस ऐप्स के जरिए हमको पता चलता है। और ये एक, यदि मैं सही शब्दों में कहूं तो ऐप्स क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि माला के अंदर बहुत सारे मोती होते हैं, उस मोती अलग अलग है, अलग अलग जगह है, लेकिन उसको ये एप्स है वो एक तरह से पूरे मतलब बांधने का उनको ये प्रयास है। अब ये धागा मैंने कहा प्रयास है तो उतनी उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब जिम्मेदारी से मेरा संदर्भ ये है कि हमको इस एप्स में या जो एप्स की जो कार्य करने के सदस्य है या जो इसके प्रतिनिधि है उनका दायित्व या रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है। उसको
ईमानदारी से और मेहनत से और लगन से काम करना होगा। देखिए, समाज की जो एप्स या वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट मैंने और डूंगरराम जी ने, ठीक है, वो 2003 में एक वेबसाइट बनाई थी। होता क्या है कि अब वेबसाइट बनाना मतलब काम होना नहीं होता है, ठीक है। उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना है, उसको जरूरत के हिसाब से उस पर चैप्टर जोड़ना है। तो ये सब चीजें कार्य आपको लगातार प्रयासरत होना पड़ेगा और उसमें इनोवेटिव मीन्स कि एक समय के हिसाब से, एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसमें आपको परिवर्तन लाना होगा और उसको कहते हैं उसके अंदर हमेशा लाइफ रखनी पड़ेगी, उसमें जिंदगी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका जिम्मेदारी बढ़ जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारी न्यूज है और उसके अंदर आपको क्या कहते हैं, कोई भी मैसेज आपको पास करना हो उसके थ्रू आप, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है ये, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं कह रहा हूँ ये काफी सफलतम प्रयास रहेगा। जी दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात की मौलवी साहब ने, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये कैप्स परिवार काम कर रहा है, जैसे कोई मोती होता है जो मोतियों के धागे के बगैर, एक धागा यदि मोतियों का टूट जाए तो वो धागे से मोती बिखर जाते हैं। उसी तरह से समाज में जिस तरह से हम मिलजुल कर अपने समाज, आजना भाई बंधु, चौधरी भाई बंधु, जिस तरह से मिलजुल कर एक माला के मोती बनकर रहेंगे, तब तक हमारा संगठन बना रहेगा और संगठन की शक्ति हमारे पूरे समाज के सामने एक संगठन में ही शक्ति बनी रहेगी। सबसे पहले मैं मौलवी साहब से आपको उनके परिचय के बारे में परिचित करा देता हूँ। उनके परिचय में आपको आपके सामने वो परिचय देंगे। हाँ, मैं परिचय के तौर पे, मेरा नाम मोहनलाल मालवीय है। मेरा जन्म स्थान गांव भवरानी, तहसील आहोर, जिला जालोर है। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ। मेरे पिताजी किसान हैं और अशिक्षित हैं। मेरी जो एजुकेशन है वो क्लास 8 तक मेरे गांव में ही हुई, गांव के स्कूल के अंदर। गांव का स्कूल 10वीं तक था, लेकिन मैं क्लास 8वीं पास करके कक्षा 9 में मुझे जालोर, जो जिला स्तर का स्कूल है, वहां भेज दिया। अब गांव में 10वीं तक था, फिर भी मैं क्लास 9th में जालोर गया। ये एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। क्या था कि 10वीं तक वहां आर्ट्स थी और मैंने, हमारे वहां के जो अध्यापक महोदय थे, उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि इसको आप साइंस दिलवाओ, ठीक है। तो फिर मैं साइंस लेने के लिए जालोर चला गया। अब मैं टर्निंग पॉइंट इसलिए क्या रहा कि देखिए, ये जो है वो मार्गदर्शन की बात होती है। सही समय पे सही मार्गदर्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो मैं जानता हूं। उन्होंने यदि मेरे को ये नहीं कहा होता, क्योंकि आप देखो, जैसे एक भेड़ का झुंड जा रहा है तो नॉर्मली ये होता है कि उसके अंदर लोग जाना पसंद करते हैं। अब उसको, मेरे को क्या है, उसमें से निकल करके दूसरी जगह मैं गया, तो ये गया उस अध्यापक की मार्गदर्शन से। उन्होंने कहा नहीं, लड़का ठीक है, इसको आप साइंस दे। तो मैं, ये इंपॉर्टेंस है मार्गदर्शन की। मैं साथ साथ ये भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। उसके बाद मैं 9th से मेरा जो है वो जो एजुकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जालोर में हुआ। उसके बाद मैं चला गया कोटा इंजीनियरिंग करने के लिए। कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं गया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से वहां से इंजीनियरिंग की। अब देखिए कि उसके लिए भी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि मैं जब 12th तक मैं पढ़ रहा था, तब मेरी जो विषय या जो भी को, मैं हिंदी मीडियम का था, ठीक है। अब मैं अंग्रेजी का, मुझे क्या कहता है कि बड़ी
अंग्रेजी पढ़ पढ़ के पास होने वाला था। लेकिन जब वहां इंजीनियरिंग के लिए गया तो वहां पर है वो आपके डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम है, आपका स्तर है वो प्रॉपर हिंदी बोलने का भी नहीं है, लेकिन वहां पे कॉलेज में जाने के बाद ऑल ऑफ सडन अंग्रेजी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए कि आपको पढ़ाई करनी है, आपकी अंग्रेजी सारी किताबें वो अंग्रेजी मीडियम में है, आपको वो अब पढ़ाई तो अलग की बात है। पहली बात तो वो जो अध्यापक जो टीचर को एक लेक्चर को जो पढ़ाता है वो आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं, वो किताब आपकी अंग्रेजी में है। लेकिन यही है मतलब जीवन जीने की कला। वहां पर दो रास्ते थे, या तो आप हार मान के चुपचाप बैठ जाओ, यह है कि आप उसमें कूद जाओ। ठीक है, तो अब वो मेरे पास कोई सहारा नहीं था कि मैं कुछ करूं, मुझे तो पढ़ना ही था। ठीक है, तो उसके बाद उसको इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ाई चालू की। धीरे धीरे पहले क्या तो इंग्लिश से हिंदी डिक्शनरी देख करके शुरुआत की। उसके बाद क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट में एक साल के अंदर मेरे जो मार्क्स थे वो पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा थे। तो वहां के जो लेक्चरर थे वो भी पूछने लगे कि भाई ये लड़का है कौन। तो उन्होंने कहा ये मोहनलाल महावीर करके कोई लड़का हमारी क्लास में है, गवर्नर का अक्सर होगा, पता नहीं पीछे बैठता होगा। लेकिन दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तब अब वो टीचरों को अध्यापकों को लगने लग गया कि ये लड़का ठीक है, सारे साथ के लोगों को लगने लग गया ये लड़का ठीक है। उसके बाद न तो मुझे किताबों की कमी थी, मैं जो बुक्स मांगता था लड़के हैं जो अपने आप लाइब्रेरी से या उनके घर से लाके मुझे दे देते थे। तो इस तरह से मैंने पूरी कोटा से मैंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। फिर मैं आया जॉब में। अब देखिए कि किसान परिवार के हैं और बहुत सारी हमारी और दूसरी समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहला होता है आप नौकरी ढूंढें, और मेरे को किस्मत से मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट होने से पहले ही मेरी नौकरी लगी वहां पे कोटा में, इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोटा में। मैंने वहां पे 10 महीने नौकरी की। उसके बाद में गया बोकारो बिहार में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, वहां पे कुछ महीने नौकरी की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड हैदराबाद। उसकी मैं पोस्टिंग हुई मेरी हैदराबाद में। तो 98 में मैं हैदराबाद में था। तब इंटरनेट और ये कहें कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। और उस वक्त मैं विदेश संचार निगम लिमिटेड में जो टॉप की जो उस वक्त क्या था कि ये बाहर की कंपनीज इंडिया में आ रही थी। तब मैं इंटरनेट फील्ड में वहां पे काम करता था। और जैसे आज ये जो आप लाइव टेलीकास्ट इंटरनेट के थ्रू दिखा रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट हमने इंडिया के अंदर पहली बार लाइव टेलीकास्ट इंटरनेट के थ्रू जो हैदराबाद की हाईटेक सिटी है मादापुर के अंदर, उसका जो इनॉग्रेशन वाजपेयी साहब ने किया था, उसका लाइव टेलीकास्ट वर्ल्ड को हाईटेक सिटी का इंटरनेट के थ्रू जब दिखा रहता है तो उस टीम का एक मैं भी सदस्य था। उसके बाद BSNL के बाद में मैं और दूसरी कंपनी ज्वाइन की, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में मैं एज ए मैनेजर पोस्टिंग हुआ। और मेरा सबसे पहले पोस्टिंग हुआ डिब्रूगढ़ में जो आसाम के अंदर है। वहां पे मुझे एयरपोर्ट इंचार्ज बना दिया। तो वहां का दूर से लगता है कि बड़ा टफ होगा वगैरह, बिकॉज टेररिस्ट है या काफी वहां पे प्रॉब्लम्स थी। लेकिन उन्होंने उस जो एयरपोर्ट है उसका नाम था मोहनबाड़ी, तो मेरा नाम था मोहनलाल को मोहनबाड़ी भेज दिया। ठीक है, मैंने उनको पूछा फिर ये आप सब लोगों को इधर दे रहे हो, मुझे वहां क्यों दे रहे हो। भाई देखिए एक्चुअली क्या है कि हमको थोड़ा तो सफर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना तो मेरे पिताजी कहीं जनरल मैनेजर है या कहीं कोई है, तो ये तो क्या कहते हैं हमारा इंट्रोडक्शन हम खुद है। ठीक है ना। तो उसके बाद जब मैंने पूछा कि मुझे आप मोहनबाड़ी क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने लगा कि मोहनलाल और ये मोहनबाड़ी, ठीक है, तो मोहनबाड़ी। ठीक है, अब मैं कोई नहीं कह सकता भैया मुझे वहां मत भेजो,
लेकिन वहां गया, लेकिन देखिए जो ऑड्स थे, लोगों को लगता था कि बहुत टफ है, लेकिन वहां 2 साल 2.5 साल में रहा एज ए इंचार्ज। मेरा सबसे बेस्ट पीरियड था वहां पे, और अभी भी वहां के लोग याद करते हैं कि वास्तव में एयरपोर्ट ऐसे चलता है, कोई बिल्कुल शांत, कोई किसी कोई दिक्कत नहीं। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। मैं एक स्पिरिचुअल आदमी हूँ, तो उसमें विश्वास, ईश्वर में मुझे काफी ज्यादा विश्वास रहता है। उसके बाद 2002 में क्या हुआ कि ISRO ने एक कल्पना की, एक प्रोजेक्ट की, सैटेलाइट बेस्ड एयर नेविगेशन, सैटेलाइट की सहायता से हवाई जहाज को उड़ाना। अब उसके अंदर उनको लगा कि भाई ठीक है, सैटेलाइट फील्ड में तो हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन एयर नेविगेशन, ये फ्लाइट कंट्रोलिंग या जो भी है, इसके लिए हमको सिविल एविएशन के लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में इंटरव्यू कंडक्ट किया, तो उन्होंने 9 लोग सेलेक्ट किए। उस 9 लोग में ऊपर वाले की मेहरबानी से एक मैं भी था, और मैं आपको तो हल्के तौर पर बता दूं कि हमको फिर वहां पे नवरत्ना कहा जाता था इस वक्त, ठीक है। तो फिर मैं वहां आ गया। मैं उस टीम जो 9 लोगों की आई, उसमें मैं सबसे जूनियर पोस्ट था, सबसे जूनियर पोस्ट में था। लेकिन उस प्रोजेक्ट को हमने बड़ी मेहनत से उसमें हम लगे, और कहते हैं ना कि एकदम स्क्रैच से, जीपीएस होता क्या है, वहां से लगा करके एक एक चीज को डिसाइड करके, या जो R&D कहे, रिसर्च कहे, डेवलपमेंट कहे, उस फील्ड में हम लग गए, ऐसे हम वापस स्टूडेंट बन गए, ठीक है। तो ये करते करते, और ये पहली बार हुआ कि इन टाइम रिकॉर्ड टाइम, जो शेड्यूल टाइम या टारगेट टाइम रखा था, उसमें ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया। और 13 जुलाई 2015 को ये प्रोजेक्ट जो गगन है, वो हमारे देश को डेडिकेट किया, उसको हमने देश को सिविल एविएशन सर्विसेज के लिए सुपुर्द किया। सो दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बहुत बढ़िया बातें की मोहनलाल जी ने। उन्होंने अपने बारे में जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल में उन्होंने जिस तरह से काम किया, जिस क्षेत्र में उन्होंने जिस तरह से अपने शुरुआती दिनों की बात की कि जो वो 8वीं क्लास से सीधे जालोर में पढ़ने साइंस लेने गए, तो वहाँ पर हिंदी उनको आता था, और जब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पढ़ने गए तो सीधा इंग्लिश देखा, तो उनको एकदम से लगा कि यहाँ पर अपने को तो जीरो से स्टार्ट करके फिर उन्होंने जिस तरह से सफलता की सीढ़ियाँ छुई और आज वो जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, उनके लिए हम सभी दर्शकों को और हम सबको उनसे यही सीख लेनी चाहिए कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हीं की तरह कठोर प्रयत्न करना चाहिए और अपने जीवन काल में संघर्ष के साथ अपने आप को सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचने में यही एक जो सफलता के मंत्र है उनसे सीखे तो हमारे लिए बहुत फायदे वाला सौदा साबित हो सकता है। मोहनलाल जी माले के साथ मैं आगे उनको ये सवाल करने जा रहा हूँ कि एक इसरो कॉमन मैन जीवन में दूसरों के लिए क्या उपयोगी हो सकता है, जो वो खुद इस क्षेत्र में इस फील्ड में है तो वो अपने दूसरों के लिए किस तरह के उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हर लेवल के लोगों को ये हर जगह पूछा जाता है। देखिए, विज्ञान एक कॉमन आदमी के लिए ही है। अब देखिए, उसको हम एक्सप्लेन करें वो कैसे, ठीक है। मैं अभी जिस मेरे प्रोजेक्ट जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसकी भी बात करें। आज हिंदुस्तान पूरे संसार का तीसरा नंबर का देश है जो इस टेक्नोलॉजी उनके पास है। और आपको विश्वास नहीं होगा, जापान, साउथ कोरिया, वो इंडिया के पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये टेक्नोलॉजी और ये सर्विसेज वो हमको भी दो। अब आपने पूछा कि कॉमन आदमी के लिए कैसे फायदे। कॉमन आदमी के लिए अल्टीमेटली क्या है कि सैटेलाइट बेस्ड एयर नेविगेशन, जो कि हवाई जहाज जो आज जो उड़ रही है
उसके लिए ग्राउंड पे इक्विपमेंट होता है, ठीक है। हर एयरपोर्ट में आपको मशीनें लगानी होती है। वो क्या होता है, हवाई जहाज को एक वीजा देती है, ठीक है। अब हर एयरपोर्ट में कम से कम 1000 करोड़ का खर्चा होता है, तब जाके कोई एयरपोर्ट बनता है। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस, वहां का स्टाफ वो एक अलग है, ठीक है। और आप तो जानते ही हैं एयरपोर्ट हमारे यहाँ पे कैसे खुलते हैं। जो राजनेता या जैसे अपने हर सेक्टर में अपना अपना एयरपोर्ट खोलने की वो मांग करता है, ठीक है। तो आप देखिए इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, ग्राउंड की लगाने की जो इक्विपमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं। एक बार सैटेलाइट ऊपर गए, आप हवाई जहाज को, अच्छा हाईवे है वहां पे भी लैंड करवा सकते हैं, क्योंकि सिग्नल हमेशा मिलेगा, दैट इज द सैटेलाइट, ठीक है। तो ये फायदा गवर्नमेंट का पैसा बचेगा। दूसरा चीज है कि रूट है, अब जैसे हवाई जहाज जाती कैसे, आप बेंगलुरु से बॉम्बे जाती है, ऐसे बेंगलुरु से बॉम्बे सीधी एक लाइन में नहीं जाती, वो जिगजाग करके जाती है, क्योंकि जहां जहां इक्विपमेंट है उसको रिपोर्ट करके फिर जाती है। अब हमारे इस आने से क्या है कि एकदम वो सीधी जाएगी। अब एकदम सीधी जाएगी तो टाइम की बचत होगी, टाइम की बचत होगी तो फ्यूल की बचत होगी, और फ्यूल की बचत हो गई तो अल्टीमेटली किराए में कमी आएगी, ज्यादा हवाई जहाज उड़ेगी, तो ये कॉमन आदमी को डायरेक्ट फायदा हो गया। तो ये तो मैंने मेरे प्रोजेक्ट का कहा। दूसरा ये है, आज जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है ये सब सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्च हो रहे हैं, इसरो से गए हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये कॉमन आदमी को बेनिफिट है। आज डीटीएच, आज मोबाइल नेटवर्क, अल्टीमेटली सारे काम जो हो रहे हैं वो कॉमन आदमी के लिए ही हो रहे हैं। आज कोई डिजास्टर हो या कोई सुनामी का पहले इंफॉर्मेशन आना हो, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि हवाई जहाज के अंदर वो हुदहुद जो क्या कहते साइक्लोन आने वाला था, तो उसका एडवांस में जो इंफॉर्मेशन 24 घंटे पहले मिला, तो ये सारी टेक्नोलॉजी इसरो ने दी है। उसके बाद आज जो भी सर्वे, आज नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी मैपिंग है या उसकी मॉनिटरिंग है, वो सारी इसरो की टेक्नोलॉजी से ही हो रही है। तो ये मैं तो कहूँगा कॉमन आदमी के लिए ही है। और अब जब टॉपिक आगे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी वो आपको डायरेक्ट दिखती है और कुछ डायरेक्ट नहीं दिखती है। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दूंगा, हमारे पहले एक डायरेक्टर का, ISAC डायरेक्टर का, कि आप दुश्मन देशों से कब तक हथियारों से लड़ते रहोगे। हम भी उस मीटिंग में थे, बड़े सरप्राइज में कि ये क्या कहना चाह रहे। उन्होंने कहा नो, उनको आप टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंट बनाओ, उनको आप हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आप डेवलप करो कि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। हमारे ऊपर जब वो डिपेंडेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो हमसे कमजोर हो जाए। आप देखिए अभी से मैं कह रहा हूँ सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन की, आज 1/3 ऑफ द ग्लोब हम कहते हैं कि हम सर्विस करने, हम उसको सिग्नल देने जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे अड़ोस पड़ोस के देश है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सारी हवाई यातायात है, वो कंट्रोल है, वो हमारे पास नहीं रहेगी। हमारे पास नहीं होने के कारण हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, जैसे देखो आप कई बार जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी हम अमेरिका पे या फ्रांस पे डिपेंडेंट क्यों है, कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है। सो इस तरह से आप उनको डिपेंडेंट बनाओ, और डिपेंडेंट बनाने से ऑटोमेटिकली है जो आप उनसे जीत जाओगे। तो इट्स इनडायरेक्ट वे में हम हमारे जो देश को है वो स्ट्रांग कर रहे हैं। मौलवी साहब, अपने समाज का जो ये कैप्स का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न समाज बंधुओं ने आपके लिए उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, जो मैं आपके सामने एक पंक्ति पर आपको सामने रखूंगा उन व्यक्तियों के नाम के साथ कि किस व्यक्ति ने आपके लिए कौन सा सवाल पूछा है। आपके लिए पहला सवाल पूछा है,
मांगीलाल जी मधुरे से कि समाज में नशा मुक्ति के लिए हर व्यक्ति को क्या कदम उठाने चाहिए और समाज को नशा मुक्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये सवाल पूछा है मांगीलाल जी मधुरे से। मांगीलाल जी को राम राम और धन्यवाद। ये प्रश्न हमारे समाज में ये शिक्षा के बाद डिस्कस किया जाए तो ये दूसरा प्रश्न है जो समाज के सामने ये हमेशा होता है। देखिए, नशा किसी का भी आज तक नशे ने किसी का भला नहीं किया। नशा हमको शारीरिक और मानसिक तौर पर दुर्बल ही करता है। नशा किसी का भी हो, इसीलिए तो उसको नशा कहा है। नशा भी किसी का भी हो, ये नाश है, ये नाश है। ठीक है। अब बात ये है कि इससे कैसे मुक्ति मिले। तो मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले एक बात कही थी इसी के ऊपर। उन्होंने कहा था कि आखिर ये आप जो नशा करते हैं उनको ये बात पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप नशा के लिए जो धन व्यतीत करते हैं वो धन सरकार के पास नहीं जाता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के पास जाता है जो देश के बॉर्डर पर हमारे सैनिकों से लड़ते हैं, हमारे देश के सैनिकों का खून बहाते हैं। तो ये बहुत ही गहरा एक वाक्य था प्रधानमंत्री जी का। तो कहने का मतलब ये है कि आपको, मेरे को या इनको किसी को भी आभास नहीं हो रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आपका शरीर खराब कर रहे हो, आप आपका शरीर खराब कर रहे हो, आपका परिवार को आप पतला कर रहे हो, आप समाज को कमजोर कर रहे हो, आप देश को कमजोर कर रहे हो। उसके अलावा आप उन लोगों की भी मदद कर रहे हो जो इस देश के खिलाफ है या इस देश के शत्रु है। ये प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कही थी। अब हमको ये सोचना होगा कि हम किसके साथ हैं। हम देश के साथ है या देश के जो विरोध है या खिलाफ है उनके साथ। अब हमारे समाज की बात करें तो देखिए, एक नशा कम होता है तो दूसरा बढ़ रहा है। अब ट्रेंड ये हो रहा है कि जो एक पीढ़ी के लोग जो नशा करते हैं वो कम हो रहा है, तो दूसरा एक अलग तरह का नशा लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और उससे मैं 2004 की बात करूंगा तो कृष्णाराम जी पाल सिंह ने शिमोगा में कही थी। उन्होंने कहा था कि नशा हमारे रीढ़ की हड्डी को तोड़ता है। रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का मतलब आपको पता ही है कि वो आदमी कभी उठ नहीं सकता, नहीं उठ सकती। बात तो ये बात हम सबको पता है कि ये चीज खराब है। ये अभी हमारी इंडिविजुअल व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम हैं जो इससे नहीं बन पाए, नहीं अपना। अब मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक शपथ लीजिए। हम सारे जो भी देख रहे हैं दर्शक हैं, एक शपथ लीजिए
कि न तो मैं किसी भी तरह के नशे का सेवन करूंगा, न मैं किसी को करने के लिए प्रेरित करूंगा। आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस नशे को प्रेरित करने की कोशिश नहीं करें। नहीं तो, और दूसरी चीज इस बार हुआ है कि आज मैंने देखा है कि कहीं जहां पुराने जो नशे की प्रवृत्ति उस पर रोक लग गई है, इवन सामाजिक स्तर पर रोक लग गई है, लेकिन आज दूसरे लोग हैं वो उसको शुरुआत भी कर रहे हैं। अब देखिए कि जो आदमी सो रहा है उसको जगाना बहुत आसान है, जगे हुए को जगाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीजें हम व्यक्तिगत हरेक को ये बात देनी पड़ेगी कि भाई मुझे नशा नहीं करना है और नशा ना मुझे दूसरे को करने देना है। मुझे कभी कभी दुख होता है कि ये बात फैक्ट है कि मैं नशा करूंगा मेरे बच्चे नशा करेंगे, मैं बीड़ी पीऊंगा कोई बच्चा नहीं। ठीक है, तो आप आने वाली आपकी पीढ़ी या आपकी जनरेशन को तो आप खराब कर रहे हैं, आप आने वाले को भी, आप अपनी जनरेशन को भी आप खराब करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख तो है कि हर एक आपको चाहिए कि आपके बेटे अच्छा करें। अच्छा करने के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी को अच्छा देखने के लिए आपको खुद को त्याग करना पड़ेगा, वो है नशा। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप एक निर्णय लें कि मैं इस नशे का कभी साथ नहीं दूंगा, किसी भी फॉर्म में साथ नहीं दूंगा, किसी भी तरह का इसको प्रेरित नहीं करूंगा। यही मेरा निवेदन है। बात की आपने, जिस तरीके से आपने जो भी बातें नशा मुक्ति के लिए की, यदि हम सभी दर्शक और इसके बारे में थोड़ा बहुत भी सोचें तो हमारे समाज में नशा मुक्त हो सकता है। और आपके लिए अगला सवाल पूछा है नेमा राम जी मैसूर और ओमा राम जी जमखड़ी में कि हमारे समाज में लोग, कोई आंजना बोलता है, कोई पटेल बोलता है, कोई गंगी बोलता है, कोई चौधरी बोलता है, एक ही स्वर नाम के बोले जाते हैं। सभी अपना अपना नाम के पीछे कोई पटेल लगाता है, कोई चौधरी, अलग अलग नाम। क्या हम सभी समाज के बंधु मिलकर एक ही समाज का एक ही स्वर नाम नहीं रख सकते? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए, ये मामला काफी पुराना है, इस पे काफी बहस भी चली है या काफी मीटिंग्स भी हुई हैं। फिर भी कोई हल नहीं होता। अब बात ये है कि और मेरे जो विचार है या मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं इस बात को मानता हूं कि ये विषय काफी जटिल और कॉम्प्लेक्स है। कारण क्या है? कारण ये है कि हिंदुस्तान का है, सिर्फ समाज में हिंदुस्तान की बात है, तो पूरा हिंदुस्तान है वो उपनामों का एक समंदर है। ठीक है, अब और ये उपनाम इतने क्यों हुए, ये हमको एक तरह से बांट के रखने के लिए, इससे हमारा कोई बेनिफिट वाला काम नहीं था। अब हमारे समाज की बात करें, हर एक संगठन है या हर सामाजिक संस्था है, वो अलग अलग नाम से है।
कोई कलवी लगाता है, कोई पटेल लगाता है, कोई आजना पटेल लगाता है, कोई कलवी आजना लगाता है। अब देखिए, मेरा मानना यह है कि ये विषय शोध का विषय है। उसके बारे में एक शिक्षाविद लोग जो जानकारी रखते हैं, उन लोगों की मदद की जरूरत है। वो उसके बारे में रिसर्च करें, खोज करें कि एक्चुअल में इसका क्या सॉल्यूशन है और कैसे आना है। दुर्भाग्य से मैं इस क्षेत्र में काफी कमजोर हूँ, मुझे ज्यादा इसका इन डेप्थ आइडिया नहीं है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। सिर्फ बोलने के लिए बोल तो अलग बात है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यस, इस मुद्दे को मिल बैठ करके या शोध करके सुलझाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि मैंने एक बात पढ़ा था कि ये जो पटेल उपनाम का शोध करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है। तो वो ये पता लगा रही है कि ये पटेल आखिरकार क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी नहीं, ये हर जगह कंफ्यूजन है, ये हर जगह है। ठीक है ना, लेकिन इसको अलग अलग होने से मेरा ये मानना है कि हमारी तरक्की रुक रही है, ऐसा मुझे अभी नहीं लग रहा है। लेकिन डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, और सॉल्यूशन लाने के लिए इसको सामाजिक स्तर पर जो इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं कि आखिरकार आपने कलवी क्या है, आजना क्या है, पटेल क्या है, इन सब का ऐसे सिर्फ मैं जिस शब्द मुझे कहा है आपकी जाति क्या है, मेरी जाति कलवी है। ठीक है, कोई कहेगा मेरी वो है। ठीक है, अब कहना और एक उसके बारे में सही खोज करना या शोध करना या R&D करना, उसके बाद में उस फैक्ट्स के आधार पर, मतलब उसके तथ्यों के आधार पर जो भी समाज के विद्वान लोग हैं इस क्षेत्र के, उन लोगों को एक संगठन बना के, एक समिति बना करके या एक कमेटी बना करके वो इस बात को देखें और तथ्यों को पढ़ें, उसके आधार पर कोई निर्णय लें। दुर्भाग्य से या मैं अभी कहूंगा कि मेरे को इतना ज्यादा इतिहास का वो अनुभव नहीं है, और इसलिए मैं आपका इस प्रश्न का उत्तर 2 शब्दों में नहीं दे पाऊंगा। मैं यही कहूंगा कि यस, बिल्कुल इस बात पर सोचना जरूरी है, और हर तरह से इस एंगल को सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, और तथ्यों के आधार पर कोई न कोई हम उसको समाधान निकालना चाहिए, और उसको सीरियसली लेना चाहिए कि हाँ। अब देखिए, बात यह है कि चर्चा करना और शोध करना, इसमें 2 फर्क है। चर्चा करना ऐसा है कि आप आपके हिसाब से कुछ कह दें, मैं मेरे हिसाब से कुछ कह दूं, तीसरे हिसाब से कुछ कह दें, और अल्टीमेटली होता क्या है कि जब आप कहोगे, मैं कहूंगा, वो कहेंगे, सब कहेंगे, तो क्या होता है कि एक नॉइज बनती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उसको हम कहते हैं एक मत और नॉइज। हम कहते हैं कि भाई ज्यादा सिग्नल हो जाए तो क्या होगा कि नॉइज बन जाती है। ठीक है ना, तो उसको जो रियलिटी है वो बाहर नहीं आती है। तो उसके लिए यही है कि हमारे समाज में काफी विद्वान लोग हैं जो इसी क्षेत्र में कार्यरत है, इसी क्षेत्र में उन्होंने पढ़ाई की है और बहुत उनको ज्ञान है। उन लोगों से विचार लेने चाहिए, और उसके बाद में है जो उसका कोई समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए।
का कोई अभी एक मत राय के बगैर इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते कि क्या है इसका एक गहन अध्ययन के बाद, गहन शोध के बाद ही पता करना पड़ेगा कि इसके लिए बहुत मेहनत और हमारे विद्वानों को इसके बारे में एक सोचना चाहिए और उसके बारे में उचित कदम उठाने चाहिए। मौलवी साहब, हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि कोई आदमी कोई अच्छा कार्य करने जाता है तो दूसरा काम व्यक्ति उस पर कभी हेल्प नहीं करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कच्चा रास्ता है, उसको पक्का रास्ता बनाने के पहले उस कच्चे रास्ते को ठीक करते हैं, फिर उसके ऊपर पानी वगैरह, डामर, कंकरी वगैरह डालकर उसको समतल करते हैं, और जब उसके ऊपर डामर लगाने की बारी आती है तो दूसरा व्यक्ति उसके बाजू में कच्चा रास्ता चालू कर देता है, और ना उस रास्ते का काम हो पाता है और वो कच्चा रास्ते का भी काम नहीं पाता है। ऐसा क्यों है? ये सवाल पूछा है नेमाराम जी पटेल मैसूर से। धन्यवाद नेमाराम जी। प्रश्न काफी गहरा है, लेकिन ऐसा है, ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में हमको सोचना होगा। ये सब हो रहा है हमारी काम चलाऊ प्रवृत्ति। हमको कोई भी संगठन, कोई भी काम, कोई भी कार्य है, उसका काम प्रारंभ करने से पहले उसका कोई ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य निर्धारित नहीं होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक कोई भी चीज पेपर पे नहीं आई, तब तक है जो उसकी हकीकत पता नहीं चलेगी। मेरे दिमाग में कुछ आता है, मैं कुछ बोल देता हूं, आपके दिमाग में कुछ आता है, लेकिन जब आपको ये कहा जाए कि नहीं, आप लिख करके उसको देखो, तो उसमें आपको फर्क आ जाएगा, आपके विचारों में भी परिवर्तन आएगा। तो आज प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? आज हमारा कोई भी संगठन हो या कोई भी कार्य हो, उसका एक लिखित रूप में संविदा नहीं है, उसका उद्देश्य नहीं है, लिखित में नहीं है, उसकी क्या कार्य प्रणाली रहेगी वो लिखित में नहीं है, उसके क्या कानून कायदे रहेंगे वो लिखित में नहीं है। अब बात यह है, कानून कायदे हर रोज बदलते रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो उसमें जो कहते हैं प्रोफेशनलिज्म नहीं आता। मैं आपको एक बात उदाहरण बताता हूं कि कुछ साल पहले एक गौशाला का उद्घाटन था, भूमि पूजन था। ये अतिबले से थोड़ा आगे जाते थे वहां पे, तो मैं भी गया वहां पे। तो वहां पर मैंने उन्होंने काफी एकड़ जमीन ले रखी थी, उनसे पूछा, एक सवाल पूछा, मैंने कहा आप इस मैनेज कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा, देखिए कि हम मैनेज ऐसे करते हैं कि हमारा सारा कार्य बांटा हुआ है। कैसे? कि भाई एक ग्रुप है, उसका काम है ये चंदा इकट्ठा करना, एक ग्रुप का काम है वो प्लानिंग करना कि हाँ इस गौशाला के चारों तरफ दीवार बनानी है, वो दीवार कैसे बनेगी, कितनी लंबी होगी या कितना खर्चा आएगा। तीसरा काम है वो काम एग्जीक्यूट करना। तो ये सब काम का विकेंद्रीकरण है। जब इस काम का विकेंद्रीकरण हो जाता है, विकेंद्रीकरण मतलब कि काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और सबको अपने अपने अधिकार दे दिए जाते हैं, तब क्या होता है कि इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। अब हमको ये देखना होगा कि हर काम को काम के उद्देश्य के हिसाब से एक बांट देना चाहिए कि भाई ये शिक्षा समिति इस शिक्षा में काम देखेगी, उसमें जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, उसको रिपोर्ट करेंगे और उनका काम है वो करना, ठीक है। और दूसरा मेन चीज है वो ट्रांसपेरेंसी। आप उसमें पारदर्शिता लाओ, हर काम के अंदर पारदर्शिता, एक सिस्टम,
प्रॉब्लम है कि एक सिस्टम नहीं है। एक सिस्टम होना चाहिए कि हाँ ये काम होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है भाई, ये संगठन का काम है या ये वो है, तो उसका रोल बना। एक अपार्टमेंट कैसे चलता है? एक अपार्टमेंट में भी प्रेसिडेंट होता है, मेंबर होते हैं, उसके बाद साल में उसका एक बार ऑडिटिंग होती है। तो कहने का मतलब जब तक आप ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट वे में काम नहीं करेंगे, तब तक क्या है कि ये हमेशा दिक्कत आती है। दूसरी चीज ये है कि क्या कोई भी काम हो, जैसे आपने सड़क की बात कही, तो आप कभी भी कम्युनिकेशन गैप खत्म नहीं कीजिए। भाई आप सामने बैठिए और पूछिए कि भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है, कि दूसरा रास्ता बनाना पड़ रहा है। बहुत सारी बातों का समाधान है वो हम आपस में वार्तालाप करके होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है या ये दिक्कत है, इस दिक्कत के कारण ये हो रहा है, तब उसका हर एक चीज का सॉल्यूशन है, ठीक है। तब उस सॉल्यूशन पे आप काम कीजिए, उसके समाधान पे काम कीजिए कि हाँ ये दिक्कत है, उस दिक्कत का ये सॉल्यूशन है, तब वो करेंगे। अब मैं कहूँ लिखित में कहा, तो जब ये सड़क बनाने से पहले ही आपका उद्देश्य क्लियर होता, सब उसमें शामिल सहमत है, उसके बाद यदि वो दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं, तो कहना मतलब है कि अभी इस जो हमारा उद्देश्य यदि आप उस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं, ये सड़क बन रही है, उसमें ये फायदा है, ये सब कुछ है, तो ये उद्देश्य है, उसके बाद जा रहे हैं, तो उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं एक ही बात कहूंगा कि जो करता है वो महान होता है, जो करता है वो महान होता है। देखिए इतना बड़ा पेड़ होता है, वो पेड़ किस पे टिका है? जड़ों पे जड़ है। जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी गहरी जड़ें हैं, ठीक है। अब भाई जो करता है वो जड़ें हैं, इसलिए ये पेड़ टिका है। दूसरे लोग तो आएंगे, उस पर पेड़ पत्थर फेंक के चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन उस पेड़ को मिटा नहीं सकते जब तक जड़ें है, उस पेड़ को मिटा नहीं सकते। इसलिए आप दिल से, ईमानदारी से अपना जो कार्य है या जो अपना उद्देश्य है वो हम करते रहें। बाकी देखिए कि हर जगह इस बात की प्रॉब्लम आती है, हर घर में भी होती है, समाज में भी होती है, हर जगह भी होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप काम डट के करते रहिए। जब आपने यदि काम आपकी ईमानदारी से, मेहनत से, पारदर्शिता से प्रारंभ किया है और वो काम आप मेहनत ले देकर के आप जो कह रहे हो डामर लगाओ उस पर, जब डामर लगाओगे उसके अंदर, तब आपको सब अप्रिशिएट करेंगे, सब तारीफ करेंगे कि ये बच्चा काम का। और ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि काम में दिक्कत नहीं आती है, हर जगह आती है। देश को चलाने मोदी जी की भी आती होगी, तो हर जगह होती है, ठीक है, तो वो अलग चीज है। बस ये है कि भाई देखिए कि ये तो चलता है, ठीक है, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन जो भी समाज के लिए ईमानदारी से काम करता है, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेहनत करके करते रहिए, आपका काम बोलेगा। आपके बारे में जो बोलना है वो नहीं, आपका जो काम वो बोलेगा कि ये देखो ये हुआ। आज जो भी है बड़े बड़े हैं, मैं कह रहा हूं हमारे कोई भी समाज का बड़ा काम या देने कहने वालों ने कहा है, कहने वाले कहेंगे, लोगों का तो काम ही कहना है, तो उसमें हमको ज्यादा नहीं पढ़ करके और ये उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे करके, मेरा तो यही एक नम्र निवेदन है कि उन जड़ों की भांति जो कि बर्फ के इतने बड़े पेड़ को संभाल के रखते हैं, धूप छांव जितनी भी हवा में, तो ये सारा क्रेडिट ये उन जड़ों को जाता है। और अल्टीमेटली एक दिन आएगा कि आप का काम की तारीफ होगी, आपको याद किया जाएगा। इसलिए इसमें ज्यादा हमको जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा यह है कि आप
हल्के तरीके से ही भाई है क्या है, हर चीज का सॉल्यूशन है। आप एक पेपर और पेन लेके बैठ जाओ, भाई ये काम हो रहा है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो काम हो रहा है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। आपने आप 4 लोग लिख के रखो, ठीक है, तो अपने आप निर्णय आ जाएगा कि कहां पे क्या फायदा है और कहां पे क्या नुकसान है। थैंक यू। एक और सवाल आपके लिए पूछा है, जीवाराम चौधरी सिरोही से है। उन्होंने कहा है कि हमारे समाज में ये देशावर प्रवृत्ति धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही है। छोटी सी उम्र में अपने देशावर आने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पढ़ाई में 10वीं की परीक्षा तो देने से पहले ही लोग देशावर आके पैसा कमाने के लिए जुट जाते हैं। इसी वजह से हमारे समाज में आज अपने समाज का शिक्षा का स्तर 30% से भी कम है। आखिर इस प्रवृत्ति से बचने के लिए अपने को कौन सा कदम उठाना चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि लोगों के मन में ऐसा एक थिंक न बने कि हाँ अपने को तो बड़ा होकर देशावर ही जाना है। और कुछ तो लोग ऐसे ही नहीं सोचते, पढ़ाई तो करने से पहले वो जब किताब लेके बैठते तो उनके दिमाग में एक ही आता है, पढ़ने से क्या अपने को तो देशावर जाना है। एक वो थिंक बन गई है अपने समाज में कि आगे जाके अपने को देशावर जाना है और तो आज जाके बस नौकरी करना है, फिर पैसा कमाना है और व्यापारी लाइन में जाना है। आखिर किस वजह से वो क्या करना चाहिए ताकि अपने समाज के युवाओं में, बच्चों में, पढ़ने वालों में ये थिंक आए कि अपने को पढ़ के देशावर न जाके एक अच्छा सा काम करना है। आखिर उसके लिए क्या करना है? ये सवाल आपको पूछा है जीवाराम जी चौधरी साहब सिरोही से। नमस्कार, राम राम जीवाराम जी। अब सवाल बिल्कुल सही है। अब इसका उत्तरदायित्व तो मैं उन व्यापारी बंधुओं को दूंगा जो जब भी गांव में अपने जाते हैं तब जो हकीकत, जो यथार्थ, वो उन लोगों को, बच्चों को बताए, न कि दिखावा। अब देखिए, पहले किसी ने कहा था कि मैं देशावर क्यों आया, तो उसने बताया कि नहीं, मेरे गांव में वो फलाना लड़का था, वो बढ़िया अप टू डेट फर्स्ट क्लास पैंट शर्ट टाई बढ़िया फर्स्ट क्लास तैयार होकर आता था, तो अब वो कहता था कि वहां बहुत मजे है। ठीक है, तो नेचुरली है कि बचपन है, बच्चा है, तो वो उसमें वहां में जाएगा। तो ये जिम्मेदारी मैं उन लोगों को दूंगा जो वहां जाते हैं, उनको हकीकत बताना कि वाकई हकीकत क्या है। अच्छी है तो अच्छी बताना, खराब है तो खराब बताना, ठीक, लेकिन उनको रियलिटी बताना। अब मेरा उत्तर यह है कि ऐसा होता क्यों है। मैं हमेशा रूट में सोचता हूं, जड़ों में सोचता हूं, ऐसा क्यों होता है। उसका हमको कारण ढूंढना होगा। तो उसमें मुझे मूलभूत 3 कारण नजर आते हैं। एक तो है फाइनेंशियल कंडीशन, वहां जो है बच्चे जो आ रहे हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। दूसरा ये है कि मार्गदर्शन की उनको कमी है। तीसरा है कि इतने संसाधन वहां नहीं है कि वो सारे वहां एब्जॉर्ब करें या वहां पे काम में ला सके। हालांकि ये बात है कि अभी काफी रेट कम आई है और आप कह रहे हैं उससे शिक्षा में कमी आई है। तो मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि देखिए, बाहर आना इतना बुरा नहीं है। बुरा है कि आप कम उम्र में कम पढ़ाई करके आओ। आज बच्चा ये आता है जो इंग्लिश नहीं जानता है या थोड़ी लैंग्वेज नहीं जानता है, कम से कम 10-12 नहीं है, तो वो अपने व्यापार में भी तरक्की नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे भी कहीं नौकरी करेगा, जो भी करेगा वो नौकरी करता है। ठीक है, तो ये बात सही है कि यदि ये लग रहा है कि कोई बच्चा पढ़ाई में होशियार है
कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, उसकी आर्थिक स्थिति की वजह से यदि वो दिशा आ रहा है तो ये एक सीरियस इश्यू है। उस पर हमको सोचना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना है? उसके लिए हमको ये करना होगा कि हमको एक माध्यम ढूंढना पड़ेगा कि उन बच्चों को, भले वो कैसे स्तर में हो, किसी भी स्तर में हो, कि जो भी फाइनेंशियली वीक है उनको हमको सहायता करनी होगी, आर्थिक रूप से मदद करनी होगी। एक बार क्या हुआ कि एक प्रतिभा सम्मेलन समारोह था। उस प्रतिभा सम्मेलन समारोह में मैं भी गया, गांव में था। तो वो काफी लोग बैठे थे, तो बच्चे बैठे थे। तो मैंने कहा कि ये बच्चे हैं, जो सारे बच्चे हैं, मैंने कहा रियल में हीरे हैं, क्योंकि और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सबकी कमजोर है, तो ये सबकी कैसे होगी? बात यह है कि देखिए, ज्यादातर आज आप मेरे गांव में, आप गांव में चलो आ रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे खासे पढ़ रहे हैं। जो गांव में बचे हुए हैं तो वो कौन है? किसान। ठीक है, ज्यादातर आप 90% किसान हैं, तो उनके बच्चे हैं, तो नेचुरली है वो पूरे खेती पे डिपेंडेंट है। तो आप उनकी वो बराबरी उन रिश्तेदार वाले लोगों या जो बाहर के लोग हैं उनकी इतनी बराबरी आप तुलना नहीं कर सकते। तो नाउ अभी हमारा ये ड्यूटी बनता है कि उनको, यदि हमको ये लगता है कि जीवनानंद जी का प्रश्न है, उनको ये लगता है कि हाँ ये है, तो हमको ये करना होगा कि पहले बच्चों को पता लगाना पड़ेगा कि हाँ ये होशियार है, ये पढ़ना चाहता है, लेकिन इस मजबूरी की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा है, तो उनको आर्थिक रूप से मदद देनी होगी। और उसको आर्थिक रूप से मदद देने के लिए हमको दूसरे प्रयास करने होते हैं कि वो कैसे किया जाए, कैसे उनकी मदद की जाए। तब यदि हम कुछ उनके लिए फाइनेंशियली कुछ करेंगे, तब जो बच्चे हैं वो नेचुरली वहां पे रुक जाएंगे। और ये बिल्कुल बहुत ही दुख की बात है, और हम लोग बातें करते हैं, सही है कि जो कोई भी यदि हमारे समाज का बच्चा है, पहली बात तो समाज की परिभाषा यही है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। और आज के समय में यदि बच्चा, कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा है, होशियार बच्चा है, वो यदि आर्थिक रूप से कमजोरी होने की वजह से पढ़ाई छूटता है, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, कलंक है। इसके लिए आप ईमानदारी से प्रयास करें, सिर्फ कहने के लिए। अपने समाज में ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि समाज का युवा व्यक्ति को उचित पढ़ाई के लिए उचित आय की जरूरत होती है, और हमारे समाज में बाहर आने की आपने जो वजह बताई वो मेरी ओर से भी, मैं भी उसे 100% मानता हूँ। और उसके बारे में मैं समाज के सभी युवाओं को और आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों को निवेदन करते हैं कि ऐसे बच्चे जो प्रतिभावान हैं उनका सहयोग करने में कभी भी पीछे रहने की बजाय सबसे आगे आना चाहिए, ताकि उन प्रतिभावान बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो और उनको उचित वक्त पर, उचित टाइम पे, उचित पढ़ाई के साथ वो सही दिशा में अपना फ्यूचर बना सके। आगे मैं आपके बारे में पूछता हूँ कि आप गरीब विद्यार्थियों के बारे में कैसे मदद करना चाहिए और समाज में अपने व्यापारी बंधुओं को क्या संदेश देना चाहोगे? ये कॉमन क्वेश्चन है कि किस तरह से व्यापारी बंधुओं को क्या संदेश देना चाहोगे और समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए क्या मदद करना चाहोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं हमेशा इसके बारे में सोचता रहता हूं कि बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए क्या किया जाए। मैं आपको
एक उदाहरण दूंगा पहले कि मैंने क्या देखा, क्या अनुभव किया। 1986-87 में मैं जालोर में जब पढ़ रहा था, तो वहां पर जब स्कूल ओपनिंग होती थी या जब स्कूल खुलता था जुलाई में, तो वहां पर एक ट्रक आती थी। वो ट्रक कौन भेजता था या कौन लेके आता था, वो यदि जालोर में कोई है तो पूछे होंगे। मेडिकल की बहुत फेमस दुकान है, अभी भी होगी, मूलचंद आकाजी। उसमें क्या होता है कि किताबों के बुक्स का एक बंडल रखा रहता। अब वो ये नहीं पूछता था कि आप कौन सी जाति के हैं, आप कौन हैं। लड़का कहता 9th क्लास, तो 9th क्लास का बंडल उसको दे देता। ये मैंने तब देखा था। अब देखिए, इसके उदाहरण देने का मेरा क्या कारण है कि एक आदमी इतना कर सकता है, उसका कोई मोह माया नहीं था कि ये सिर्फ जो भी है उसकी जाति का जाए। उसको ये कोई मतलब नहीं था कि ये अमीर को नहीं जाए या गरीब को जाए। उसका मतलब था कि जो जरूरतमंद लड़का आके मेरे को पूछेगा उसको दे दूंगा। उसका उद्देश्य था कि भाई एजुकेशन पे मुझे खर्चा करना है। ठीक है, इस तरह का प्रावधान हमारे समाज में होना चाहिए। अब गरीब बच्चों की या जो गांव में लोग हैं उनके बारे में भी बात करें तो दुख ये है कि हम सब, आप में या जो भी फंक्शन होता है, बातें करते हैं कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा। ठीक, हमारे किसान जवाब सिंह कहते थे, दयाराम जी कहते हैं, और हर कोई समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग का या जो भी मंच होता है उसमें इस बात का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमको ईमानदारी से प्रयास करने होंगे। प्रयास कैसे करें? हर स्थान पर एक शिक्षा समिति बनाई जाए या शिक्षा समिति हो तो उनको एक अधिकार दिया जाए, फंड दिया जाए कि हाँ ये स्कॉलरशिप पे है या उनको छात्रवृत्ति के तौर पे है। उनके बाद उस शिक्षा समिति के जो भी सदस्य हैं उनको अधिकार दिया जाए कि वो जो भी बच्चे हैं या जिनको भी कोई रिकमेंड करता है कि ये बच्चा है, इसको छात्रवृत्ति की जरूरत है। अब देखिए, इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। बच्चे के मार्क्स देख लो कि हाँ बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बस उसको आप है जो बिना कोई ज्यादा लाग लपेट के या ज्यादा इधर उधर की सोच के उसको आप मदद कर दो। तब वो जो है बच्चा है जो उसको क्या होगा, उससे दो फायदे होंगे। एक तो उसको पता चलेगा कि हाँ मेरा भी समाज है, और एक जो समाज जो लोग इसमें जो भाग ले रहे हैं उनको भी लगेगा कि हाँ हमने घर की बातें, हमने किसी बच्चे को पढ़ाया है, किसी बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि हमको उसके रियल जो कारण है उस पर काम करना पड़ेगा। कारण ये है कि हमको फाइनेंशियली हेल्प करनी होगी। फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए हमको जगह जगह पे जो भी है, तहसील स्तर पर जरूर पड़े या जो पड़े, हमको इस तरह का एक प्रावधान बनाना पड़ेगा। आप दूसरे के लिए भले ही फंड इकट्ठा मत करो, लेकिन उसके लिए जो फंड है उसको आप बच्चों को, उचित बच्चों को जो जरूरत है उसको आप दे दो। दूसरा ये है कि जो प्रतिभा
समारोह में भी हमारे यहाँ पे जरूरत हाथ कैसे मनाया जाता है, क्यों नहीं इसको समारोह को हम गर्मियों की छुट्टियों में मनाएं। तो क्या है कि जब बच्चा वहां आएगा, जब मार्कशीट प्रतिभा बच्चे में क्या वो प्रतिभाशाली बच्चे आएंगे, वो मार्कशीट के आधार पर आएंगे, तो उनके मार्क्स अगर उनको सबको पता रहेंगे तो आप वहीं से भी उनको जैसे बुक्स के रूप में हेल्प करो। यदि कोई लगता है कोई समाज के पास कोई आता है या कोई कहता है, ये जैसे मैं कहता हूं भैया ये बच्चा इंटेलिजेंट है और इसके इतने अच्छे मार्क्स है और ये वो कर सकता है, तो आप उसको उसके मार्क्स बोल रहे हैं, उसके नंबर है, ये कोई वो वाली तो बात है नहीं कोई क्या कि वो ऐसा करेगा मैं सब हो जाएगा। उसके अभी के मार्क्स अच्छे हैं, उस पर विश्वास करो, उस पर हेल्प करो, देखो क्या होता है। तो पक्का है वो बच्चा है जो उसको यूज करके आगे बढ़ेगा। मैंने खुद में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जिस बच्चे को आपने मदद की है वो बच्चे को पता है कि मैं क्या हूं, मैं कैसे पढ़ रहा हूं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। आप उसकी मदद करो, वो बच्चा पक्का सचेत होगा। और एक बार समाज की मदद से बच्चा आगे बढ़ता है तो ये मानो वो बच्चा समाज का हमेशा इतना कट्टर समर्थक बनकर रहेगा कि उसके दिमाग में ये आएगा कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। इसका विपरीत नहीं होना चाहिए कि कोई मदद करने जाए तो कहेंगे क्यों मदद करें, नौकरी भेज दो, मेरा बच्चा भी नौकरी करता है, ये भी नौकरी कर लेंगे। आपको ईमानदारी से प्रयास करो। यस, कोई भी बच्चा है, इसका ये परसेंटेज है, ये है, आप 4 लोगों से पूछ लो। समाज के अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, कहीं भी क्षेत्र में जाओ, पढ़ लो भैया ये बच्चा है, उसको हेल्प की जरूरत है, क्या ये हेल्प करने लायक है, तो सब किसी को जिम्मेदारी दो, वो अपने आप कहेगा कि हाँ साहब आप इस चीज की हेल्प कर लो, ठीक है, उसका आप हेल्प करो, ठीक है ना। तो एक है आप हमेशा, दूसरा ये है कि छात्रवृत्ति स्टार्ट। आज हर जगह देखते हैं कि वो फलाना स्कॉलरशिप दे रहा है, आप भी समाज के नाम की स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दो। स्कॉलरशिप उस बच्चों से अप्लाई करो, मतलब मार्क्स ले लो, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कर लो या स्टेट लेवल पे कर लो या तहसील लेवल पे कर लो कि जो टॉपर बच्चे हैं उनको इतनी स्कॉलरशिप हम देंगे। तब कहने को मिलेगा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको भाई ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, इसको ये होना चाहिए एक्शन, ठीक है, इसमें क्या एक्शन लिया, ठीक है ना। जब हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं तो हम ऐसा नहीं करते यस ये है, ये हमारा प्लान है, ये हमारा एक्शन आइटम है, इसको एक्शन में ये कब आपका कंप्लीशन डेट है, ठीक है, आपको इसको इतने बच्चों को देनी है, इतने परसेंटेज बीच में देनी है। आज तो बहुत सारा मीडियम है कम्युनिकेशन का, पता चल जाएगा कौन सा बच्चा होशियार है, कहाँ पढ़ता है, उसको स्कॉलरशिप दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए, तब शिक्षा में रियल में हम कुछ कर पाएंगे और बच्चा आगे बढ़ पाएगा। अब उस प्रश्न का आपका दूसरा था कि इसमें व्यापारी बंधुओं को क्या करना चाहिए। देखिए, व्यापारी बंधुओं को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। हमेशा से ऐसे कार्यक्रमों का हो या बच्चों की शिक्षा के प्रति है, जब तक जो मेरे नॉलेज में है व्यापारियों का बहुत बहुत सहयोग रहा है। आज व्यापारी बंधु वास्तव में बहुत सीरियस है शिक्षा के प्रति। वो आप लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि उनको प्लेटफॉर्म देने की, ठीक है। अब उस देखिए वो अपने व्यापार में है, मैं कहता हूं कि हम 4 लोगों का संगठन है और ये कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि इतने पैसे बच्चों को देने हैं, आप किसी भी पास चले जाओ, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं 2000 रुपये दे दूं, 5000 रुपये ये इतना नहीं दूंगा, ठीक है ना। दिक्कत ये है कि उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देने की, उनको प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। बाकी फाइनेंशियली मुझे भी लगता है कि कोई दिक्कत आएगी, ठीक है ना। बहुत सारे व्यापार मुझे खुद मैं खुद एक बार चले गया तो मुझे खुद ने लोगों ने कहा आपको जब जरूरत पड़ेगी आप मेरे कह दो। बैंगलोर में लोग कभी ये नहीं कहा कि हाँ ये नहीं है, ठीक है। बात ये है कि उन पीढ़ी को काम करने की जो पहचाने और उसको एक प्लेटफॉर्म दें कि उसको कैसे हेल्प करनी है, किस रूप में हेल्प करनी है, ये सब डिसाइड करने की। इसमें हमको
जो भी है इसमें सबको जुड़ने की जरूरत है। स्कूल में जैसे शिक्षक है, सबसे बेस्ट मीडियम है जो गांव के हैं, वो टीचर लेवल पर शिक्षक हैं। उनको पता रहता है कि कौन सा बच्चा है, कौन सा बच्चा होशियार है, किसको जरूरत है। उन जिनका गैप है, भाई फाइनेंस देने वाले तैयार है, बच्चे को जरूरत है, उसको दोनों को मिलाने वाले नहीं है। अब ये काम आपकी एप्स कर सकती है, ये एप्स कर सकती है, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते, क्योंकि ये गैप को आपको कम करना है। तो उसमें आप इतनी सी कि हाँ बच्चों को है, किसी भी बच्चों के इतने प्रश्न ऊपर है, उसको लगता है कि उस फाइनेंस कंडीशन है, कमजोर है, ठीक है, तो उनका नाम दीजिए, उसका एड्रेस दीजिए, उसकी मार्कशीट दीजिए, दूसरे कॉर्नर दीजिए, भाई हाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं, इनको इतने की जरूरत है, देखिए देखिए आप एक बार करके देखिए, हजारों हाथ उठेंगे कि हाँ हेल्प करने के लिए तैयार है। तो मेरे को इसके बारे में नहीं कहना है। हमारा एप्स तो इसके बारे में काम कर भी रहा है, वैसे भी बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और इसी तरह से एप्स के बारे में भी मैं आपको सवाल पूछूंगा कि हमारे एप्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। ये सवाल भी, अगला सवाल मेरा यही है कि हमारे एप्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। देखिए, आपका ऐप तो मैंने पहले ही कहा कि ये हमारे ऐप की जिम्मेदारी है कि हम उन मोतियों को कैसे जोड़ते हैं। अल्टीमेटली बात वही हो जाती है, भाई अलग अलग है, एक धागे में पिरोना है, एक व्यापारी है, एक कोई शिक्षक है या कोई शिक्षाविद है, एक कोई दूसरे प्रोफेशन का है, एक किसान है, एक आज का स्टूडेंट है। इनको आपको जोड़ करके कैसे रखना है, ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि ये नहीं होगा तो उनके क्या होता है कि वो आपस में उनका जो क्या कहते हैं बिखरे हुए रहेंगे, ठीक है, उनका जुड़ाव नहीं रहेगा, ठीक है। तो एप्स का काम ये है कि आप उनको जोड़ के रखें। जोड़ के रखने का मतलब ये है कि उनकी क्या जरूरत है उसको समझें, उसको हम एडवांस में समझें कि हाँ कि एक्चुअल में आज के स्टूडेंट को क्या जरूरत है। उसको समझने के बाद हम उसको उसके हिसाब से गाइड करें। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक सेक्शन है जो कि कमजोर है और अच्छे मार्क्स वाले हैं और उसके अंदर उनको किसी की फाइनेंशियल की जरूरत है। दूसरा सेक्शन मैंने बताया कि वो लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और लेकिन वो है जो ये तैयार है, इनको जरूरत है, लेकिन वो उनको नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब ये है कि मैं यदि यहां बैठा रहा हूं, मुझे पता नहीं चल सकता, या कोई भी आदमी एक्स आदमी उसको पता नहीं चलता है। तो ये समाज के जो एक ब्रिज है, इसको कह रहे हैं एक ब्रिज है, जो एक ब्रिज बनाते हैं, तो ठीक है ना। तो ये उनका काम है, उसको आप उनकी जो जरूरत है उस जरूरत को आप प्रोजेक्ट कीजिए, उसको दिखाएं कि हाँ उनको क्या जरूरत है। उसके बाद उन लोगों को भी जरूरत है कि क्या जरूरत, उन लोगों से पूछें कि हाँ इनको ये जरूरत है, फिर दोनों को है जो उन आपस में कनेक्ट करें। अब समाज ऐप देखिए, ये स्मार्टफोन में चलती है, स्मार्टफोन में चलती है, तो इसको भी स्मार्ट होना है। क्या स्मार्ट है ठीक है ना। तो उसको भी एक स्मार्ट मीन्स एस मीन्स स्पेसिफिक, ठीक है ना। उसको स्पेसिफिक जॉब को कहते हैं कि शुरुआत करना है और उसको एंड रिजल्ट तक पहुंचाना है।
नहीं तो क्या होता है कि कोई भी काम शुरुआत करना आसान है। शुरुआत करना आसान है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आपको भी अट्रैक्टिव लगता है, मुझे भी लगता है ये बहुत अच्छा काम है। आगे से क्या कहते हैं ना, दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं, ठीक है। लेकिन उसको काम को जो शुरुआत किया है उसको लगन के साथ काम करके खत्म करना, या उसको लगन के साथ परिणाम तक पहुंचना, उसके लिए काफी मेहनत की जरूरत है। और ये टफ नहीं है, ये कोशिश करना, ये टफ नहीं है। ये भाई आप जो एप्स की बात करते हैं, एप्स तो सारे युवा है, पूरा युवा है। और कहते हैं कि आज हम ये तो कहते हैं कि हिंदुस्तान की क्या विशेषता है कि हिंदुस्तान एक युवाओं का देश है, तो एप्स में सब युवा है, तो उनको युवाओं को अपना जो एनर्जी लेवल है उसमें उसको लगा करके उस एप्स को दिन, मतलब बात ये है कि जैसे कहते हैं ना कि भाई एक ही लाइन में नहीं चलना है। हम विज्ञान में पढ़ते हैं जो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आपके दिमाग में ये उसके अलावा क्या सोच सकते। किसी ने सोचा था कि हवाई जहाज उड़ेगी, किसी ने सोचा था कि 36 किलोमीटर सैटेलाइट जाएगा, वो वहां रहता होगा। एक बार वो चरखी दादरी में एयर एक्सीडेंट हुआ ना, तो मेरे को लोगों ने पूछा, यार एक बात समझ में नहीं आई। मैंने क्या कि ये रोड पे एक्सीडेंट तो मैंने सुने हैं, रेलवे एक्सीडेंट मैंने सुने हैं, आकाश में तो बहुत सारी जगह थी, एक्सीडेंट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। यस, उनकी थिंकिंग के हिसाब से वो ठीक है। अब वो मेरी ड्यूटी है कि उसको कैसे करेक्ट हो। कहने का मतलब है कि आप एक लिमिट से बियॉन्ड सोचिए, उसके बाद उसमें है जो अपना है जो कार्य करे, एनर्जी लगाए। एज ऑफ नाउ, अभी एक ये बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है, और मैं ये कहूंगा और मैं एक बधाई दूंगा उन सारे युवाओं को, सारे उसके टीम मेंबर्स को, कि आप एक सही प्लेटफॉर्म पर है। अब इस प्लेटफॉर्म पर आपको कैसे आगे बढ़ना है उस पर काम करना है, लेकिन आप अभी एक सही राइट ट्रैक पर हैं। उस राइट ट्रैक पर अभी कहते हैं गाड़ी ट्रैक पे, पटरी पे है, अब आप उसको सिर्फ आगे ले जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं सारे टीम मेंबर्स को और एप्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मैं इनसे यही निवेदन करूंगा कि अपने जो समय है उसको 10% समय इस कैप्स के माध्यम से आप समाज को दे रहे हैं। अल्टीमेटली ये समाज सेवा है, समाज को जोड़ के रख रहे हैं, और बहुत सारी शिक्षा के प्रति और ये मुद्दे आप कैप्स के माध्यम से आप सुलझा सकते हैं। इसलिए मैं कैप्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद मालवी साहब, आपने कैप्स के बारे में जो बातें कही और कैप्स किस तरह से कार्य करे, किस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपने बोला कि कैप्स में सभी युवा लोग हैं, और इन युवाओं के सहारे ही हमारा कैप्स जिस तरह से प्रगति करेगा, उन युवाओं का अमूल्य योगदान बने रहेगा। धन्यवाद मैं आपका एक बार फिर से करना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मैं आपका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बाकी की इस हमारे कैप्स परिवार की ओर से ये प्रोग्राम मंथली में देश के विभिन्न हिस्सों में महीने में एक बार होगा, और इसी तरह से ये प्रोग्राम कंटिन्यूस बने रहेंगे, ताकि हमारे समाज के किसी भी महान व्यक्तित्व के हर महीने में हर संडे को यही समय पर कहीं न कहीं ये प्रोग्राम होता रहेगा। और मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा कैप्स के प्रतिनिधि मंडल का, कैप्स की प्रतिनिधि टीम का, कि उन्होंने जिस तरह से ये कदम बढ़ाकर जिस तरह से ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करवा के समाज हित में जो काम कर रहा है और वो कंटिन्यूस करता रहेगा। इन सभी के साथ मैं मोहनलाल मालवी साहब से विदा लेना चाहूँगा।
मैं एक बात में आपको जोड़ना चाहूंगा। इसमें जो प्रश्न है, उस प्रश्न में यदि स्टूडेंट्स के लिए कोई क्वेश्चन जुड़ जाए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरे कहने में कोई भी स्टूडेंट्स जो भी कोई पढ़ रहा हो, उसका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, तो उसको क्या है कि मेरे जैसा आदमी और अच्छे ढंग से उसको जवाब दे सकता है और सुलझा सकता है। और मैं दूसरा एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आप, आज कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, मेरे लाइफ कभी भी कोई भी हो, व्हाट्सएप माध्यम से, मेल से या फोन से, आप कभी भी किसी भी तरह की मेरे लाइफ हो सके, आप, मैं हमेशा तैयार रहा हूं और रहूंगा। इतना मैं आपसे बोलना चाहूंगा।